नमस्कार मित्रों। आज स्वरचित लघु कथा लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। लघु कथा का शीर्षक है कौन तुम मोगली। अपनी लघु कथा सुनाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबावें। मित्रों, कथा प्रारंभ होती है। दरवाजे की सांकल पर हाथ रखते रखते देखा डोर बेल की बटन लगी हुई है। एक बार पुश करने पर ही दरवाजा खुल गया। उम्र के 32 वर्ष निकल चुके थे, फिर भी उनको भूला नहीं। देखते ही मैं पहचान गया। नमस्कार अंकल, कहता हुआ मैं झुक गया। खुश रहो कहते हुए वे पीछे हटे। मैंने तुमको पहचाना नहीं। हाँ, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आपने मुझे तब देखा था जब मैं 6 बरस का था। आपको याद है, आपके घर में हम लोग किराए से रहते थे। इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जो 3 कमरे हैं ना, उसी में 1992 में अरविंद बानखेड़े मेरे पापा का नाम। और वे एकदम उछल पड़े। हो, कौन तुम मोगली? हाँ अंकल, मैं मोगली। तभी साड़ी से हाथ पोंछते आंटी भी आ गई। क्या कहा मोगली? लगा वह मुझे लिपटा लेंगी। वे दोनों मेरे पास आ गए। दोनों की आंखें गीली सी हो रही थी। बेटा, तुमको हम लोग कितना याद करते हैं। इन्हीं सीढ़ियों में तुम बैठकर हम लोगों से बातें करते रहते थे। पापा कहाँ हैं और कैसे हैं? एकदम अरविंद जैसे दिखता है, कहते हुए आंटी सिर पर हाथ फेरने लगी। आवाज़ देखो ना, बिल्कुल वैसी ही है। जब तुम्हारे पापा यहाँ आए थे तब तुम्हारी ही उम्र के थे। अंकल ट्रे में पानी लेकर आ गए। लो बेटा, पानी पियो और बताओ हालचाल। आंटी अंदर चली गई। अंकल ने धीरे से पूछा, यहाँ शहर में कब आना हुआ? जी वो मैं आज सुबह आया हूँ। अच्छा, सामान कहाँ है? जिज्ञासा से अंकल ने पूछा और फिर स्वयं ही कहने लगे, अब कहोगे कि होटल में रुका हूँ। भाई, जमाना बदल गया है। तुमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास आना चाहिए? चलो ठीक है, और सुनाओ, पहले खाना खा लो। नहीं, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। यहाँ पर नीलम होटल है ना, वहाँ पर ठहरा हूँ और नहा धोकर खाना खाकर सीधे आपसे मिलने आया हूँ। हाँ सुनो, यह खाना खाकर आया है, तुम चाय बस बना लो। आवाज़ लगाते हुए आंटी को उन्होंने बताया और आंटी चाय लेकर आ गई। हाँ, वो तो मैं समझ ही गई थी। अच्छा, पापा कैसे हैं? रिटायर हो गए या अभी जॉब में है? हाँ, इसी वर्ष रिटायर हो गए हैं और मैंने भी अपना एमएस पूरा किया है। अच्छा, तो तुम डॉक्टर बन गए? जी, दंतेवाड़ा में मुझे नौकरी भी मिल गई है, सरकारी अस्पताल में। अच्छा, मतलब तुम और पापा यहाँ से सीधे छत्तीसगढ़ चले गए थे। कोई खोज खबर नहीं थी तुम लोगों की। एकदम, क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। घटना ही ऐसी घट गई, कहते हुए आंटी की आंखें फिर से छलक गईं। पूरी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर सिर्फ तुम्हारे और अपने कपड़े लेकर चुपचाप ना जाने कितने बजे निकल गए थे अरविंद तुमको लेकर। 90 में शादी होकर तुम्हारी मम्मी पापा दोनों इसी घर में आए थे। तुम्हारा जन्म भी यहीं हुआ था। यहीं रहते रहते तुम्हारी मम्मी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जब आई थी तब 12वीं पास थी। बहुत सज्जन तुम्हारे पापा। तुम्हें गोद में लेकर घूमने निकल जाते और तुम्हारी
मम्मी पूरे 2 घंटे तक पढ़ती, फिर वे आते और मम्मी का फर्स्ट डिवीज़न आया बीए में और एमए में भी, और यहाँ से ही उनकी नौकरी भी लग गई। बस यही गलती हो गई। अच्छा, तुम ज़्यादा मत बोलो, अब लड़का परेशान हो जाएगा, कहते हुए अंकल बाहर चले गए। मैं भी बाहर आ गया और उन्हीं सीढ़ियों में जाकर फिर बैठ गया जिसमें पहले बैठा करता था। मम्मी का रास्ता देखा करता था और पापा से बातें करते जाता था। महिला बाल विकास में सुपरवाइज़र के पद पर मम्मी की नियुक्ति 5 किलोमीटर दूर किसलपुरी में हुई थी। उस समय आने जाने का एकमात्र साधन बस ही हुआ करती थी। सुबह 10:30 बजे वह चली जाती और शाम को 5 बजे लौटती। यह दिनचर्या 1.5 साल तक बिना किसी बाधा के चलती रही। पापा की नौकरी सेंट्रल बैंक में थी। वे पहले मुझे स्कूल छोड़ देते, फिर अपने बैंक जाते। 4 बजे मुझे स्कूल से लेकर इन्हीं आंटी के घर पर छोड़ देते, फिर बैंक चले जाते। बड़ी ही रफ्तार से आंटी मुझे बड़ी ही लाड़ से रखा करती थी। खाना खिलाती, कपड़े बदलती और सीढ़ियों में बैठाकर मुझसे अच्छी अच्छी बातें करती। एक दिन हम और पापा शाम को जब घर आए तो देखा मम्मी पहले से ही घर में आ चुकी थी। आज जल्दी कैसे आना हो गया? पापा ने हंसकर पूछा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही आज मन नहीं लगा तो जल्दी आ गई। थोड़े दिन बाद मम्मी देर से ऑफिस जाती और देर से आने लगी, अर्थात 12 बजे घर से जाती और 8-9 बजे तक वापस आती। समय के साथ उनकी साड़ियों की संख्या, उनके मेकअप करने का तरीका सब बढ़ रहा था और इसमें अस्वाभाविकता भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि पापा ने कभी उन पर रोक टोक की हो या शक जैसा कोई विषय उठाया हो। एक दिन आंटी ही मेरे सामने पापा से कहने लगी, बेटा ठीक मालूम नहीं पड़ता, मैं तुमसे कैसे कहूँ, अरुणा को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। पापा यत्र नारी पूजयन्ते तत्र देवता रमते पर विश्वास रखने वाले ने थोड़ा कठोर शब्द में मम्मी से कुछ पूछा था। तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है, कहो? उस 2 टके आदमी के साथ तुम क्यों अपना जीवन खराब कर रही हो? और दूसरे दिन मम्मी ऑफिस गई, फिर वापस नहीं आई। आया एक कानूनी लिफाफा जिसे तलाक के पेपर कहते हैं। 1-2 पेशी के बाद ही सब निपट गया। मैं पापा के साथ कोर्ट जाता और मम्मी मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। मैं ही उनका हाथ पकड़कर उनसे लिपटने की कोशिश करता। वे धीरे से मुझे अलग कर देती थी। पति पत्नी के बीच कितने झगड़े होते देखे थे। इतनी उम्र तक काश मेरे माँ बाप के बीच में भी ऐसा झगड़ा हो जाता और वे अलग ना होते। कितनी अच्छी सुबह होती थी जब छोटा सा पोर्टेबल टीवी में जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है और मैं मोगली। मम्मी ने अपने वकील से नोटिस में लिखवाया था, सारा गृहस्थी का सामान उन्होंने अपनी तनख्वाह से खरीदा, इसलिए वे इस सामान को अपने पास रखना चाहेंगी। पापा ने कसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और तुम्हारी सैलरी का नहीं, यह मेरा अंश है, मैं ऐसे नहीं दूंगा। ऐसा लगा मम्मी तो यही चाहती थी कि वह मुझे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आज़ादी चाहिए थी। उसके बाद से आज तक पापा से नहीं पूछ पाया वह आखिर था कौन, जिसके लिए मम्मी ने मुझे और पापा दोनों को छोड़ दिया। अंकल कह रहे थे, अभी तुम रुकोगे? मैं उनकी बात सुनकर वर्तमान में लौट आया। हाँ अंकल, मैं रुका हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन संकोच लग रहा है, कैसे कहूँ? हाँ बेटा, पूछो ना। वे कौन थे जिनके साथ मम्मी ने अपना जीवन कहकर मैं चुप हो गया। गहरी सांस लेकर आंटी ने कहा,
अरे क्या बताएं, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लड़की की मति कैसे खराब हो गई। जिस बस से वह नौकरी करने जाती थी ना, उसी का कंडक्टर था। आज भी उसी के साथ रह रही है। जब तुम और पापा चले गए तो दूसरे दिन आई, पूरा सामान लेकर गई। हमने तो उससे बात भी नहीं की। और मुझे याद आने लगा, घुंघराले काले बाल, गोरा रंग, गले में मफलर, लंबा कद, हमेशा गाना गाने वाला वह कंडक्टर जो अपनी अदाओं से ना जाने और कितनी ही, इसके आगे मैं कुछ सोच नहीं पाया। आंटी, क्या मुझे मेरी मम्मी से मिलवा सकती हैं? बस मैं उन्हें एक बार दूर से देखना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो मम्मी से? कहकर आंटी मेरे पास ही सीढ़ियों में बैठ गई। देखो, आज शाम हो गई है, आज रात का खाना हमारे साथ खा लो। कल सुबह तुम इसी समय आना जिस समय आ जाए थे। कल रविवार भी है, वह घर पर होगी, मैं तुमको वहाँ लेकर चलूँगी। नर्मदागंज, यही नाम था उस मोहल्ले का, जिसमें एक पुराने मकान के सामने मैं और आंटी खड़े थे। डोरबेल में काफ़ी देर तक उंगली रखने के बाद दरवाज़ा खुला। सामने जो बुजुर्ग खड़ा था, उसे देखते ही मैं पहचान गया। वह आंटी को देखकर बोला, अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? आंटी बोली, अरुणा को बुलाओ ना। आंटी, उसका नाम अब अल्फ़ा है। आंटी, वह तुम्हारे लिए होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहता अंदर चला गया। तभी जो महिला मेरे सामने आई, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने आंटी से पहले ही कह दिया था, वह किसी से भी मेरा परिचय ना करवाएं, ना बताएं मैं कौन हूँ। ठंड के दिन मंकी कैप पहन लिया था और फुल स्लीव का स्वेटर, गले में मफलर और आँखों में गहरा काला चश्मा, ताकि मुझे कोई पहचान ना ले और ना पहचानने की कोशिश भी ना करे। आंटी ने ही कहा, अरे अरुणा, कितनी दुबली हो गई हो, क्या तबीयत खराब है आजकल? जब तू हमारे घर में रह रही थी। अरुणा बीच में ही बात काट कर बोली, आंटी, उस समय की बात मत याद करो, बस हो गया। तभी अंदर से कुछ और आवाज़ें आने लगी। अरे यह बच्चे कितना परेशान किए हैं मुझे, कहकर मेरी तथाकथित माँ अंदर चली गई और अपने साथ दो अजीब से दिखने वाले बच्चों को लेकर आई। आंटी, अच्छा, यह दो लड़के हैं तुम्हारे? सुना तो था कि दो लड़के हुए, पर देख आज रही हूँ। क्या 1 बरस छोटे बड़े हैं ना? हाँ, कहकर दोनों 16 और 18 वर्ष के बच्चों को अपने पास बिठाने की कोशिश करने लगी। आंटी बोली, भैया के साथ मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूँ। अच्छा हुआ तुम्हारे बच्चों को भी देख ली। वैसे यह पढ़ते क्या हैं? कहाँ पढ़ते हैं आंटी? गहरी सांस लेकर अरुणा उर्फ अल्फा बोली, एक गूंगा और बहरा है, दूसरा मंदबुद्धि। मैंने अपने हीरे को ठुकराया, भगवान ने मुझे यही सबक दिया, कहकर उनकी आंखें छल छल आ गईं। इसके आगे मुझे कुछ जानना नहीं था। मैं आंटी के साथ वापस आकर चुपचाप अपने शहर लौट गया। कथा समाप्त होती है। मित्रों, हम सबके सामने गाहे बगाहे ऐसे दृश्य सामने आते रहते हैं। मन खेद से भर जाता है और आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।